everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous video, you can click on the I button given above. And today we are going to study the topic chemical bonding. This is topic number 5 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 11th. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this, we are done with few of the topics like introduction, approach to chemical bonding, steps to write Lewis dot structure, formal charge, VSEPR theory, and some part of the valence bond theory also. If you have missed those videos, you can click on the I button above, see those videos and come back to this. And today we are going to study the concept hybridization. So what is hybridization and why there was a need of this concept? So that we are going to deal with today. So the valence bond theory explained the formation of covalent bond. ठीक है, तो हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ा है, उसमें हम समझ गए हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है. तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है सिंपल से ओवरलैप बिटवीन दी ऑर्बिटल्स के. ठीक है, तो दो ऑर्बिटल साथ में आते हैं, ओवरलैप करते हैं एस एस के साथ या एस पी के साथ या पी पी के साथ, और उस ओवरलैप से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं H2, F2 या HF में. बट अब यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनने के लिए आपको क्या चाहिए? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड विच कैन एटम कैन फॉर्म इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. मतलब आपके जो भी एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही वो एटम कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, तो आपके गिवन एटम में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो एटम सिर्फ 2 ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है. यदि आपके एटम में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है. तो ये एक्सप्लेनेशन ठीक था H2, F2 या HF मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हर एक हाइड्रोजन एक ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसलिए उसने H2 या HF मॉलिक्यूल बनाया एंड सो ऑन. बट ये जो वैलेंस बॉन्ड थियरी है, ये जो थियरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन जिनमें उतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते जितने वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है, तो एग्जांपल है BeH2 मॉलिक्यूल, BF3 BeH2 मॉलिक्यूल, BF3, CH4 एंड CCl4. ये जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं इनमें उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हैं जितने वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था वैलेंस बॉन्ड थियरी. जैसे BH2 बना रहा है 2 कोवैलेंट बॉन्ड, BF3 बना रहा है 3 कोवैलेंट बॉन्ड और कार्बन बना रहे हैं 4 कोवैलेंट बॉन्ड. बट आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो B में तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसने 2 कोवैलेंट बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए कैसे? बोरॉन में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट बोरॉन तो बना रहा है 3 कोवैलेंट बॉन्ड. कार्बन में 4 बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ, बट उसमें तो सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन में 4 बॉन्ड बने कैसे? तो ये जो क्वेश्चन था वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए न्यू कॉन्सेप्ट आया हाइब्रिडाइजेशन, जो Be का डाइवैलेंसी और बोरॉन का ट्राइवैलेंसी और कार्बन का टेट्रावैलेंसी एक्सप्लेन करने में अब सक्षम था. और ये पॉसिबल हुआ क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो s ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं और वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जंप कर लेते हैं, जिससे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं और वो फिर कोवैलेंट बॉन्ड बना पाते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड के कॉन्सेप्ट पे ही था कि कोवैलेंट बॉन्ड उतने ही बनेंगे जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं. बट
यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी है, और वो आप सिर्फ एक ही तरीके से बढ़ा सकते हो कि आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करके हायर ऑर्बिटल में प्रमोट कर दो, जो एम्प्टी ऑर्बिटल उसमें प्रमोट कर दो, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दो। तो यहाँ पे बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन अपने 2s2 ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन अपने 2p एम्प्टी ऑर्बिटल में प्रमोट कर देते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा देते हैं। और इस तरह से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि बेरिलियम क्यों 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना पाता है, बोरॉन 3 और कार्बन 4। तो आप देख सकते हो बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन तीनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन, 2s2 था पहले, तो तीनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया एम्प्टी p ऑर्बिटल्स में, और इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बेरिलियम में हो गई 2, इसलिए वो बना पाया 2 कोवैलेंट बॉन्ड। बोरॉन में हो गई 3, इसलिए बोरॉन बना पाया 3 कोवैलेंट बॉन्ड, और कार्बन में हो गई 4, इसलिए वो बना पाया 4 कोवैलेंट बॉन्ड। और इस तरह से आप एक्सप्लेन कर पाए विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन इतने क्यों दिखाते। तो ये ठीक है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन है, BH2 मॉलिक्यूल में या फिर BF3 में या फिर CH4 में सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसे होते हैं, सारे बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसे होते हैं, बट आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो बेरिलियम में एक 2s का ऑर्बिटल यूज हो रहा है और एक 2p का ऑर्बिटल यूज हो रहा है कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। 2s ऑर्बिटल का स्ट्रेंथ और लेंथ अलग होगा, 2p ऑर्बिटल का स्ट्रेंथ और लेंथ अलग होगा। तो ये दोनों भी सेम लेंथ और सेम स्ट्रेंथ के साथ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना पाए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि बेरिलियम क्या कर रहा है, एक 1s ऑर्बिटल का यूज कर रहा है और एक 1p ऑर्बिटल यूज कर रहा है ओवरलैप करने के लिए, और बना रहा है 2 हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स विद फ्लोरीन। ठीक है, इसका मतलब है उसके पास एक sp ऑर्बिटल का ओवरलैप है, एक s ऑफ बेरिलियम ओवरलैप होगा एक s विथ फ्लोरीन। ठीक है, एक p विथ फ्लोरीन, और एक p ऑफ बेरिलियम ओवरलैप होगा एक p विथ फ्लोरीन। मतलब दो टाइप ऑफ अलग अलग ओवरलैप है, एक वन इज sp ओवरलैप एंड द अदर इज pp ओवरलैप। तभी भी BF2 में दोनों भी बॉन्ड लेंथ एक जैसे हैं, दोनों भी बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसे हैं, भले ही दो अलग अलग ओवरलैप हैं पर एक जैसे हैं। और ये सेम सिचुएशन आप पाइएगा BF3 फॉर्मेशन में, BH3 फॉर्मेशन में, CH4 फॉर्मेशन में और CCl4 फॉर्मेशन में। तो कोई भी ये मॉलिक्यूल बने, वो लोग अलग अलग ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज करके ओवरलैप कर रहे हैं, तो भी उनके बॉन्ड लेंथ सेम है, उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया साइंटिस्ट का कि ये कैसे हो सकता है, जब वो अलग अलग ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं तो अलग अलग ऑर्बिटल का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है। जैसे आप बात करो CH4 मॉलिक्यूल की, CH4 मॉलिक्यूल का आपको स्ट्रक्चर पता होगा कि वो होता है टेट्राहेड्रल, बीच में होता है कार्बन और ये चारों साइड होते हैं हाइड्रोजन। ये सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसे होते हैं, चारों के चारों, चारों के बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होते हैं, पर चारों बने होते हैं अलग अलग ओवरलैप से। जैसे कार्बन का पहला 2s ऑर्बिटल ओवरलैप होता है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से, फिर कार्बन का 2px ओवरलैप होता है हाइड्रोजन के s से, फिर कार्बन का 2py ओवरलैप होता है हाइड्रोजन के s से, और चौथा कार्बन का 2pz ओवरलैप होता है हाइड्रोजन के s से। तो चार अलग अलग टाइप ऑफ ओवरलैप है, तो भी चारों का बॉन्ड स्ट्रेंथ एक है, चारों का बॉन्ड लेंथ एक है, और चारों का बॉन्ड एंगल तक एक है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हुआ। हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे यहाँ पे हैं कार्बन का 1 2s एंड 3 2p, ये सारे ऑर्बिटल्स को एक साथ मिक्स कर देगा, एक साथ मिक्स करने के बाद वापस रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस तरह से कि ये चारों ऑर्बिटल्स का स्ट्रेंथ एक जैसा हो, उनकी एनर्जी एक जैसी हो। तो हाइब्रिडाइजेशन में जितने भी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे मिक्स होते हैं और वापस रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं
उनके स्ट्रेंथ एक जैसे हो जाते हैं और उनका जो एनर्जी है वो भी एक जैसा हो जाता है। इसलिए जो भी मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं वो सारे बॉन्ड लेंथ एक जैसे होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल भी एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो हाइब्रिडाइज होके एक जैसे ऑर्बिटल से ही बन रहे हैं। भले ही वो इलेक्ट्रॉन 2s का था, 2p का था, पर हाइब्रिडाइजेशन के वक्त वो सब मिक्स होके एक जैसे एनर्जी में ही हो चुके हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन रिफर्स टू मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। ये वर्ड्स याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन है ये। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? मिक्सिंग ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम। सेम एटम्स के वैलेंस ऑर्बिटल क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं और वापस रिकास्ट हो रहे हैं, मतलब रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं इनटू इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है? आपको मिक्स करना है वैलेंस ऑर्बिटल का जो सेम एटम को बिलोंग करता है। दो अलग अलग एटम के वैलेंस ऑर्बिटल आप मिक्स नहीं कर सकते हो। सेम एटम के वैलेंस ऑर्बिटल को मिक्स करना है, उसको रिकास्ट करना है, और जितने ऑर्बिटल्स आपने मिक्स किए हैं उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। ये बात याद रखना है। पहला बात कि सेम एटम के ही वैलेंस ऑर्बिटल मिक्स होंगे और जितने आप मिक्स करोगे उतना ही न्यू ऑर्बिटल बन सकता है और उसे कहोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो स्टेप्स इन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? पहला, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में जैसे आपने देखा बोरॉन, बेरिलियम और कार्बन में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे अनपेयर्ड करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी है। और सेकेंड स्टेप है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जो भी ऑर्बिटल्स को आपको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कराना है उन्हें मिक्स करोगे और रिकास्ट करोगे कि इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स बने जिनकी एनर्जी, जिनकी स्ट्रेंथ सेम हो। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट बनता कैसे? एक्साइटेड स्टेट बनता है जब आप पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनकपल करोगे, मतलब उसे अलग कर दोगे। पेयर था तो दोनों कपल्ड थे, अब उन्हें अनकपल करोगे, अलग करोगे और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को आप आगे वाले वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दोगे, जिसकी वो वैकेंट ऑर्बिटल की एनर्जी ऑफ कोर्स हायर रहेगी पहले से, क्योंकि वो हायर वाले ऑर्बिटल में प्रमोट हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल है ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 ऑर्बिटल है। अब एक्साइटेड स्टेट में आपने ये दोनों और इलेक्ट्रॉन को अनकपल्ड किया, अनपेयर्ड किया और एक इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल में प्रमोट कर दिया। अब total number of half orbital is always equal to the valency of element in stable compound। कितने आपके अनपेयर्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे? जितने उस एटम की वैलेंसी होगी। जैसे VeF2 में बेरिलियम की वैलेंसी 2 है तो उधर सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि हर एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है और आप हर एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहे हो, इसलिए उसे हाफ फील्ड ऑर्बिटल कहा है। तो यहाँ पे कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल बनेंगे? जितने आपकी कंपाउंड की स्टेबल स्टेट में वैलेंसी होगी। और वैलेंसी के लिए यहाँ पे जो है बेरिलियम का ही एग्जांपल दिया गया है, जिसके 2s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को अनकपल्ड करके अनपेयर्ड करके एक 2p में प्रमोट कर दिया गया है और बेरिलियम की वैलेंसी हो गई 2। नेक्स्ट है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? आपका एक्साइटेशन हुआ। एक्साइटेशन होके आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2s में, सेकेंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2p में। इसलिए इस स्टेप में अब 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग में एक है s ऑर्बिटल, एक है p ऑर्बिटल। दोनों की एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि एक है 2s, एक है 2p, एनर्जी डिफरेंट है। अब आप इन दोनों को ऑर्बिटल को मिक्स करोगे, उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना है कि अब जो 2 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे वो दोनों ऑर्बिटल की शेप सेम होगी, वो दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी भी सेम होगा। भले ही एक 2s एक 2p है, बट मिक्सिंग और रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो दोनों ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी सेम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब दोनों पे सेम है।
अब ये जो दो न्यू ऑर्बिटल्स हैं वो अपने आप को इस तरह से स्पेस में, मतलब अपने न्यूक्लियस के आजू बाजू इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लेंगे कि ये दोनों ऑर्बिटल्स में अब मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए और मैक्सिमम सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो दो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं यहाँ पे बेरिलियम में, एक 2s 2p, दोनों को आपने लाया, मिक्स किया, वापस रिडिस्ट्रीब्यूट किया इस तरह से कि दोनों की अब एनर्जी सेम है, दोनों का अब शेप सेम है, बट दोनों को आप इस तरह से अरेंज करोगे न्यूक्लियस के आजू बाजू कि ये दोनों का आप मिनिमम रिपल्शन हो, कि दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे को पुश ना करे, तो उनमें मिनिमम रिपल्शन हो और मैक्सिमम सेपरेशन, सबसे ज़्यादा जितना सेपरेशन हो सकता है उतना हो। जैसे यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, करेक्ट। क्यों sp? क्योंकि एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तो इसमें है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में दो जो न्यू ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो 180 डिग्री एक दूसरे से रहते हैं, एक यहाँ रहेगा तो दूसरा यहाँ, तो इनमें एंगल का सेपरेशन कितना है 180 डिग्री, तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेपरेशन है एंड मिनिमम रिपल्शन यहाँ पे होगा, और इस तरह से ये न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कौन से कंडीशन में हो सकता है? ऑर्बिटल्स जो सेम एटम को बिलोंग करते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में, ये पहला कंडीशन है कि जो एटम्स सेम, वो ऑर्बिटल्स जो सेम एटम के हैं वही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, दो अलग एटम्स के वैलेंस ऑर्बिटल को आप हाइब्रिडाइज नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट, ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लगभग सेम है वही हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग के वक्त एक तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यदि दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होगी तो उन्हें वापस रिडिस्ट्रीब्यूट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसे दो ऑर्बिटल्स चाहिए जिनकी एनर्जी लगभग सेम हो, दैट इज नियरली सेम, ऑफकोर्स कंप्लीटली सेम नहीं होगा बट नियरली सेम हो, वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे 2s एंड 2p, इनकी एनर्जी लगभग सेम है इसलिए हाइब्रिडाइज हो सकते हैं, बट 3s एंड 2p नहीं हो सकते क्योंकि इनकी एनर्जी में डिफरेंस है, क्योंकि एक 3s है एक 2p है। इसलिए हाइब्रिडाइज करते वक्त दो चीज़ें हैं, ऑर्बिटल जो सेम एटम के बिलोंग करते हैं और उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कौन से फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे? पहला, number of hybrid orbitals formed is exactly same as the participating atomic orbitals। जितने आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, सपोज 3 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है तो 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन सकते हैं, 4 ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वो सब की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि उनमें मिक्सिंग एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए वो सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो जाएगी, उनके शेप सेम हो जाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को स्पेस में इस तरह से अरेंज कर लेते हैं जिनमें उनकी मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम सेपरेशन हो, और उनमें एक डायरेक्शनल नेचर होता है, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही स्प्रेड होता है। जैसे मैंने आपको sp का एग्जांपल दिया, 180 डिग्री के एंगल पे दोनों ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, एक सपोज नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ में रहेगा कि जिससे 180 एंगल बना रहे, तो इसलिए sp जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्शनल इन नेचर। नेक्स्ट, hybrid orbitals are different in shape from the participating atomic orbitals, but they bear the characteristic of atomic orbitals from which they are derived। मतलब अब देखो, बेरिलियम में 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हो रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में, हमने अभी देखा था एग्जांपल कि बेरिलियम में 2s और 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो भी ऑर्बिटल बनेंगे, दैट इज sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उसे कहते हैं, क्योंकि एक s और एक p ओवरलैप हो रहा है, तो अब ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हैं उनका जो शेप है वो डिफरेंट है, जो मेन 2s और 2p का शेप है उससे डिफरेंट रहेगा, उससे सब कुछ डिफरेंट रहेगा, बट स्टिल उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो मेन पैरेंट ऑर्बिटल के होंगे। अब ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है विथ अपोजिट स्पिन,
तो जैसे नॉर्मल ऑर्बिटल्स भी, हर एक नॉर्मल ऑर्बिटल भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है विथ अपोजिट स्पिन, उसी तरह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है विथ अपोजिट स्पिन। अब हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 लोब्स होते हैं ऑन 2 साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है, उसके दोनों साइड पे 2 लोब होते हैं। एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। देखो ड्रॉप करते वक्त भी मैंने वैसे ही ड्रॉ किया है। सेंटर न्यूक्लियस है, एक लोब बड़ा है, एक लोब छोटा है। इससे क्या फायदा होता है? नॉर्मल ऑर्बिटल्स में 2 लोब हुए तो दोनों लोब के साइज एक होते हैं, पर हाइब्रिड में एक बड़ा और एक छोटा। उसकी वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि जो बड़ा लोब है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग दिखा पाता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग दिखाने की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है। इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या। अब हम टाइप्स में जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। बट जनरली s एंड p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इस तरह से 3 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। पहला है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s और 3 p पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है sp2, जिसमें एक s और 2 p पार्टिसिपेट करेंगे। और नेक्स्ट है sp, जिसमें एक s और एक p पार्टिसिपेट करेगा। पहले हम मूव करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ओर। इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 3 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, जिनमें 1s और 3 p जो ऑलमोस्ट सेम एनर्जी में होंगे, ऑलमोस्ट सेम, ये वर्ड याद रखिए, और वो मिक्स होंगे, वापस रिकास्ट होंगे और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्योंकि इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो टोटल 4 पार्टिसिपेट हो रहे हैं ऑर्बिटल्स, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 4 बनेंगे। तो एक s और 3 p मिक्स हो रहे हैं, रिकास्ट हो रहे हैं और 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। यहाँ पे याद रखने जरूरी क्या है कि s ऑर्बिटल होता है स्पेरिकल, गोल होता है। px, py और pz ऑर्बिटल्स में होते हैं 2 लोब्स, और उन डायरेक्टेड होते हैं px x एक्सिस के डायरेक्शन में, py y एक्सिस के डायरेक्शन में, और pz z एक्सिस के डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2s ऑर्बिटल है जो स्पेरिकल है, px x एक्सिस के डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, py y एक्सिस के एक्सिस में डायरेक्टेड है, और pz z एक्सिस के इसमें डायरेक्टेड है। अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी अब ऑलमोस्ट सेम है, शेप सेम है, क्योंकि उनका मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग हो चुका है, इसलिए उनकी एनर्जी और शेप ऑफ कोर्स सेम होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एज यूजुअल, एक लोब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का लार्ज होगा और एक लोब स्मॉल होगा। तो न्यूक्लियस के साइड में 2 लोब बनेंगे, एक लोब लार्ज, एक लोब स्मॉल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों लोब सेम साइज के हैं, बट यहाँ पे अब हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है, तो आप देख सकते हो एक लोब बड़ा हो गया है और एक लोब छोटा है, क्लियरली देख सकते हो, करेक्ट। तो ये डिफरेंस देखो यहाँ पे, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन दोनों लोब सेम साइज के थे, अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक लोब बड़ा है, एक लोब छोटा है। अब ये चारों ऑर्बिटल्स में एंगल कितना है? तो चारों ऑर्बिटल्स में होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। तो हर एक ये लोब एक दूसरे से कितने एंगल से सेपरेटेड है? 109 डिग्री 28 मिनट। और वो टेट्राहाइड्रोन पता है आपको, तो उसके 4 कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल के एग्जांपल हैं CH4, NH3 एंड वाटर। ये तीनों में भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हम एग्जांपल में से एक एग्जांपल लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। तो मीथेन दैट इज CH4 जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ बनता है, वो कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट में विदाउट एक्साइटेशन,
उसका कार्बन का वैलेंसी क्या है, 1s2, 2s2, 2px1, py1 एंड pz0। तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 2 बना सकता है, बट अब उसमें एक्साइटेशन होगा। तो ग्राउंड स्टेट में था 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटेशन हुआ, एक्साइटेशन के वजह से एक s इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होकर p में जंप कर दिया। जंप करने के बाद अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गए एक्साइटेड स्टेट में कार्बन में। ये चारों दैट इज 2s एंड 3 2p मिक्स होंगे, रिकास्ट होंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब ये चारों की एनर्जी सेम है, चारों का शेप सेम है और इस तरह से 4sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन जो एक्साइट होके चला गया 2pz ऑर्बिटल में और बन गए अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो एक 2s में प्रेजेंट है, एक 2px में, एक 2py में और 2pz में। ये मिक्स हुए, रिकास्ट हुए और बनाया 4 न्यू sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और रिकास्ट होने की वजह से वो चारों की शेप सेम हो गई, उनकी एनर्जी सेम हो गई। अब उनमें मैक्सिमम सेपरेशन होना चाहिए एंड मिनिमम रिपल्शन, इसलिए उन्होंने ले लिया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जहाँ पे चारों ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल ये वाले स्ट्रक्चर में आ गए। देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और इसमें मैक्सिमम सेपरेशन और मिनिमम रिपल्शन है। अब हर एक sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है और बनाता है 4 सिग्मा बॉन्ड। तो आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है और ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है। ये हाइड्रोजन का हर एक ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन पे ओवरलैप करेगा और ये बना देगा CH4 मॉलिक्यूल। तो आपको 4 हाइड्रोजन चाहिए, चारों विथ 1s में 1 इलेक्ट्रॉन और आपके पास कार्बन है जिसमें अब sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, वो ओवरलैप हो रहे हैं और बना रहा है CH4 विथ 4 सिग्मा बॉन्ड्स और CH4 का स्ट्रक्चर है टेट्राहाइड्रल। नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ऑफ कोर्स मिक्सिंग होगा 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। यहाँ पे से आप समझ सकते हो 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल मिक्स होंगे और बनाएंगे टोटल 3, एक s 2p दैट इज टोटल 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये याद रखो। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, शेप सेम है। ये तीनों ऑर्बिटल में अब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा एंड मिनिमम रिपल्शन। 3 ऑर्बिटल से इसलिए वो तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे सेपरेट हो जाते हैं और तीनों एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर में कि तीनों ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट है और 120 डिग्री एंगल पे सेपरेटेड है। अब जो थर्ड p ऑर्बिटल है, क्योंकि p ऑर्बिटल 3 होते हैं करेक्ट, इसमें से सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेट हुए हैं यहाँ पे, तो एक तो बच गया। तो वो जो थर्ड p ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो क्या करता है, वो रहता है राइट एंगल टू द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। जहाँ पे भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहे हैं उनके राइट एंगल पे वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, थर्ड जो p ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो राइट एंगल टू sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रहता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है BF3 C2H4। तो जो भी sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल होते हैं वो प्लेनर होते हैं। प्लेनर मतलब सब के सब एटम्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। sp3 में ऐसा नहीं होता, 2 एटम एक प्लेन में होते हैं, एक एटम प्लेन के ऊपर होता है, एक एटम प्लेन के नीचे। 4 एटम्स है, 2 एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। बट sp2 हाइब्रिडाइजेशन में सारे के सारे एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है। अब इसका एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल दैट इज इथीन। ठीक है, अब इथीन में आपको लेना है 2 कार्बन जो 4 हाइड्रोजन को एक्चुअली बॉन्ड होता है। तो 2 कार्बन, हर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन को बॉन्ड होगा, टोटल 4।
अब कार्बन अंडरगो करेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे कार्बन में आप देख सकते हो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अब एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अनपेयर्ड हो गया 2s से और जंप कर गया 2p ऑर्बिटल में। तो एक्साइटेड स्टेट में है 1s2 2s1 2p3। अब हाइब्रिडाइजेशन होते वक्त अब देखो आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाना है। भले ही यहाँ पे आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पर मिक्स करते वक्त सिर्फ 2 को आपको मिक्स करना है s के साथ और एक को वैसे के वैसे ही रखना है अनमिक्स्ड, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाना है। तो उन्होंने देखो यहाँ पे बनाया 2 मिक्स किया और एक को सिर्फ p ऑर्बिटल के फॉर्म में रखा जो राइट एंगल में इन लोग को प्रेजेंट है। तो यहाँ पे बन गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यदि आप चारों को मिक्स कर दोगे तो बन जाएगा sp3। याद रखो sp2 बनाना है, इसलिए आपने सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में से मिक्स किया है 2s के साथ और एक को प्योर p ऑर्बिटल रखा है। तो इस तरह से बन गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब ये सारे ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, रिकास्ट हुए हैं, इसलिए उनकी एनर्जी सेम है, उनकी सिमेट्री सेम है, उनका शेप सेम है। अब 2sp2 hybrid orbitals overlap with 2s orbitals of hydrogen to form sp2s sigma bond। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये कार्बन के ओवरलैप करेंगे 2 हाइड्रोजन के साथ बनाने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड, ये इसको बनेंगे सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली इस कार्बन के भी 2 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे 2 हाइड्रोजन के साथ बनाने के लिए sp2 हाइब्रिडाइज सिग्मा बॉन्ड। और अब क्या बचा? अब बचा एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था हाइब्रिडाइजेशन में। तो वो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल अब दोनों भी कार्बन में है, वो दोनों कार्बन के अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो आप देख सकते हो वो जो आपका पाई बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के राइट एंगल में प्रेजेंट है। और इस तरह से इथिन में हैं 4 sp2s सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, 2 हर एक कार्बन के, क्योंकि हर एक कार्बन का 2 sp2 ऑर्बिटल s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन का तो ओवरलैप हो रहा है। तो टोटल हो गए 4 sp2 हाइब्रिडाइज विथ s सिग्मा बॉन्ड और एक बनेगा sp2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 pp पाई बॉन्ड। तो ये देख सकते हो ये है pp बाई बॉन्ड, ये है sp2 सिग्मा बॉन्ड और ये 4 है आपके sp2s सिग्मा बॉन्ड। तो मैं दिखा दूं आपको। तो इस तरह से इथीन में टोटल कितने टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं? 3 टाइप। पहला sp2s सिग्मा बॉन्ड जो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके बना रहे हैं, जो 4 इन नंबर है, sp2s सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट है sp2 सिग्मा बॉन्ड और नेक्स्ट है pp पाई बॉन्ड। अब नेक्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन जैसे नाम बता रहा है कि 1s और 1p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से और बनाएंगे sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 1s और 1p। वो मिक्स होंगे, रिकास्ट होंगे, इसलिए जो भी 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी ऑफ कोर्स सेम होगी, उनका शेप भी सेम होगा। अब ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के कौन से एंगल में प्रेजेंट है? 180 डिग्री। तो sp3 में एंगल क्या था? 109 डिग्री। sp2 में था 120 डिग्री। sp में है 180 डिग्री। इसमें पार्टिसिपेट क्या कर रहे हैं? इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2p ऑर्बिटल्स, जो एक p ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट कर रहा है और एक s ऑर्बिटल। अब 2 p ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, वो वापस राइट एंगल टू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो आपको याद रखना है जितने p ऑर्बिटल नहीं पार्टिसिपेट करेंगे उस मॉलिक्यूल में उतना पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक p ऑर्बिटल नहीं पार्टिसिपेट कर रहा था, इसलिए उधर एक ही पाई बॉन्ड था। बट sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 p ऑर्बिटल नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो जितने p ऑर्बिटल्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे उतने पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक s और एक p
ओवरलैप कर रहे हैं और बना रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, जो दोनों लोब प्रेजेंट है 180 डिग्री पे, मैक्सिमम सेपरेशन, मिनिमम रिपल्शन। अब फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल, ये एग्जांपल है आपके sp का हाइब्रिडाइजेशन का। इस मॉलिक्यूल में वापस 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। हमेशा की तरह अब यहाँ पे कार्बन जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है और वो दिखा रहा है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो वापस कार्बन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। अब एक इलेक्ट्रॉन 2s में से अनपेयर्ड होगा, 2p में प्रमोट होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में है 1s2 2s1 2p3। बट यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है सिर्फ इसलिए आपको एक ही p ऑर्बिटल को मिक्स करना है एक s ऑर्बिटल के साथ, बाकी 2 को प्योर p रखना है। तो अब ये देखो, ये है sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक p मिक्स हो रहा है एक s के साथ, और 2 p ऑर्बिटल्स वैसे के वैसे रह गए जो बनाएंगे 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आपके sp ऑर्बिटल हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके। तो जो आपके CH हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे और बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए वो s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हो, सिग्मा बॉन्ड बना रहे। जो 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल्स हैं वो दोनों बनाएंगे पाई बॉन्ड्स। तो इसलिए आपके इस मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ये 1 पाई बॉन्ड और ये 2nd पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे 2 अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है। तो टोटल टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन एसिटिलीन आर, पहला sp ओवरलैप से बनने वाला एक सिग्मा बॉन्ड जो सेंटर में प्रेजेंट होगा, जो दोनों कार्बन में बन रहा है। तो दोनों कार्बन में बनने वाला एक sp हाइब्रिडाइजेशन के साथ सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। फिर 2 पाई बॉन्ड जो प्योर p ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन रहा है। फिर एक कार्बन दैट इज हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन दैट इज sps ओवरलैप के साथ बनने वाला सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल कितने टाइप ऑफ बॉन्ड है? 3। पहला sp सिग्मा बॉन्ड, दूसरा pp ओवरलैप पाई बॉन्ड, तीसरा sps सिग्मा बॉन्ड। और इस तरह से ये कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो गई और एसिटिलीन मॉलिक्यूल बनता है, और ये भी प्लेनर है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And join the Telegram link by clicking on the link given in the description. And that's all for today. Before departing, live in gratitude. When you are thankful for what you have, you are always rewarded with more. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.